फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2021 में रिलीज हुई तमिल भाषा की मूवी जय भीम के बारे में बात करने वाले हैं। यह 1993 की एक सच्ची घटना पर आधारित दिल दहलाने वाली सुपरहिट मूवी है, जो मद्रास उच्च न्यायालय में वकील चंद्रू द्वारा लड़े गए एक केस पर आधारित है, जो कि बाद में मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। फिल्म की कहानी सिंघनी और राजकन्नू नामक इरुड़ा आदिवासी जोड़े के जीवन और उन पर पुलिस की ज्यादतियों पर आधारित है। सिंघनी अपने पति को न्याय दिलाने के लिए एक वकील चंद्रू की सहायता लेती है। तो आइए फिल्म की स्टोरी जय भीम को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में तमिलनाडु के एक जेल का सीन दिखाते हैं, जहां पर कुछ कैदी जेल से छूटकर बाहर आने वाले होते हैं और उनके परिवार वाले उनका इंतजार करते हैं। पुलिस वाले भी बाहर खड़े रहते हैं और जो लोग जेल से छूटकर बाहर आ रहे थे, पुलिस उनसे उनकी जाति पूछकर अलग अलग खड़ा करवाती है। जो लोग उच्च जाति के थे उनको पुलिस वालों ने घर भेज दिया और जो लोग नीची जाति के थे उन पर फेक केस दर्ज कर वापस से जेल भेज दिया गया। और वो इसलिए क्योंकि पुलिस वालों की पेंडिंग केस की वजह से उनका प्रमोशन रुका हुआ था और वही पेंडिंग केस पुलिस वाला इन नीची जाति वालों पर डालकर फिर से इन्हें जेल भेज रहा था ताकि उनका प्रमोशन हो सके। इसे देख उनके परिवार वाले रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। मूवी में आगे दिखाते हैं मेन कैरेक्टर चंद्रू को, जो कि अपने सभी साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों के खिलाफ स्ट्राइक पर था, क्योंकि वकील लोगों को सोचना था कि पुलिस वाले गरीब इंसानों को पकड़कर बिना सबूत, बिना वारंट के गैर कानूनी तरीके से उन्हें अंदर करते हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। तभी चंद्रू की नज़र वहां खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है, जो कि उसी के लिए वहां पर आए थे। चंद्रू अपने स्ट्राइक को छोड़कर उनकी मदद के लिए वापस कोर्ट के अंदर आ जाता है। ये वही लोग होते हैं जिनके परिवारजन की सजा खत्म होने पर भी दोबारा फर्जी केस लगाकर वापस जेल भेज दिया गया था, जिसके बारे में चंद्रू बताता है कि ऐसा हमेशा होते रहता है कि पुलिस वाले अपने प्रमोशन के लिए एक निर्दोष आदमी पर डबल ट्रिपल केस लगाकर वापस जेल भेज देते हैं। मेरे पास एक चार्जशीट है जिस पर लिखा है कैदी को जेल से 4 बजे छोड़ा गया और चोरी 2 बजे हुआ है। अगर कोई इंसान जेल से 4 बजे छूट रहा है तो 2 बजे चोरी कैसे कर सकता है? ये केस झूठा है। और इसी के बनाम पर जज केस को रफा दफा कर देते हैं और उन लोगों को जेल से रिहाई दे दी जाती है जिन लोगों को पुलिस वाले ने फर्जी केस में फंसाया था। यहाँ फिल्म आगे बढ़ाई जाती है और फिल्म में दिखाते हैं कि एक बार फिर चंद्रू सड़क के किनारे अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तभी वहां पर उनसे मिलने 2 औरतें आती हैं और उन्हें देख चंद्रू समझ जाता है और वह उन्हें अपने घर ले आता है और उस पीड़ित महिला से कहता है, जिसका नाम संगनी है, तुम यहाँ तक अपने आने का कारण बताओ, बिल्कुल सच कहना, कुछ बना के मत कहना, जो तुम्हारे साथ हुआ है बस वही कहना और कुछ नहीं। अब संगनी बोलना स्टार्ट करती है। फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होती है फिल्म की असली स्टोरी, जो कि एक सच्ची घटना है। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। यह कहानी जाती है अब से फ्लैशबैक में, जहां पर तमिलनाडु के एक गांव कोन्नामलई विलुपुरम का सीन दिखाते हैं, जहां पर कुछ आदिवासी खेतों से चूहे पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि चूहे खेतों को बर्बाद करते हैं और ये लोग सांपों को भी पकड़ते हैं ताकि सांप लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। इन लोगों में ही एक आदिवासी होता है जिसका नाम राजकन्नू होता है। यह वही राजकन्नू है जिसकी पत्नी वकील चंद्रू से मिलने गई है। अब आगे दिखाते हैं कि उसी गांव के सरपंच की पत्नी अपनी ज्वेलरी देख रही होती है और उसी कमरे में एक सांप घुस जाता है, जिसकी वजह से ज्वेलरी वहीं छोड़ कमरे से भाग जाती है। उसके बाद वह राजकन्नू को सांप पकड़ने के लिए बुलाते हैं। राजकन्नू घर से सांप पकड़ लेता है और वह इतना ईमानदार था कि उसने गहने को सही से देखा भी नहीं, यहाँ तक कि उस औरत का झुमका नीचे गिरा हुआ था जो कि राजकन्नू को मिल जाता है, वह उसे भी लौटा देता है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिल्म की एक एक सीन नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब राजकन्नू की बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, जिससे कि राजकन्नू बहुत खुश होता है और उसने अपनी पत्नी संगनी से यह वादा किया होता है कि वह उसे एक पक्का घर दिलाएगा। इसलिए वह ज्यादा पैसा कमाने के लिए शहर की ओर अपने गाँव वालों के साथ चल जाता है। फिल्म में दिखाते हैं कि उस गांव में सरपंच के घर गहनों की चोरी हो गई है। इसके घर में राजकन्नू ने एक दिन पहले सांप पकड़ा था। पुलिस वालों के पूछताछ करने पर सरपंच की पत्नी कहती है कि एक दिन पहले एक सांप पकड़ने वाला इस घर में आया था।
यह सुनकर पुलिस वाले राजकन्नू के घर जाते हैं, जो कि गांव के बाहर होता है। घर में उसकी पत्नी अकेले ही होती है। पुलिस वाले घर को तबाह कर देते हैं और उसके पैसे भी चुरा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति चोर है, उसने गहने चुराए हैं। राजकन्नू के नाम मिलने पर पुलिस वाले उसके भाई और बहन तथा जीजा को पकड़कर थाने ले आते हैं और बहुत पिटाई करते हैं। वह पुलिस वाला एक आदमी होकर भी एक औरत की बहुत पिटाई करता है। फिल्म में आगे दिखाते हैं कि राजकन्नू शहर से पैसे कमाकर वापस आ रहा है। उसे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तभी गांव के लोग जो सरपंच के सहयोगी थे उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। उसके बाद वह पुलिस को खबर कर देते हैं और पुलिस भी उसकी खूब पिटाई करती है। पुलिस वालों की पिटाई से हाथ और पैर फूट जाता है और खून निकलने लगता है और वह बेरहमी पुलिस वाले उनके जख्म पर मिर्ची कूटकर मसलते हैं, जिससे कि उनको काफी दर्द होता है। संगनी आके पुलिस वालों की पैर पकड़ती है, पर पुलिस वाले उसकी एक न सुनते हैं। वह कहती है कि मेरा पति निर्दोष है, यह चोरी नहीं कर सकता, उसे छोड़ दो। यह सुनकर पुलिस वाले और गुस्सा हो जाते हैं और फिर से वह उनकी पिटाई करने लगते हैं। इस बार वह और निर्दयी होकर मारते हैं, क्योंकि सरपंच का उन पर पुलिस वालों पर प्रेशर भी था। राजकन्नू की बहन भी जेल में उनके साथ होती है और पुलिस वाले शराब पीकर उसे भी मारते हैं, यहाँ तक कि वह उनकी बहन को उनके सामने ही नंगे कर देते हैं। फ्रेंड्स, यह सीन बहुत ही दर्दनाक एवं शर्मनाक दृश्य था। अब यहाँ से फिल्म की प्रेजेंट टाइम दृश्य दिखाते हैं। यह सब बातें चंद्रू अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। इन सारे बातों को एनालाइज कर चंद्रू हर एक संगनी की कही गई बात पर गौर करता है, जहां पर सबसे पहले उसका शक जाता है पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा था गांव के सरपंच के घर चोरी हुई। चोरी के जुर्म में ये लोग राजकन्नू, विरुतप्पन और मौसम कुट्टी को थाने ले गए, लेकिन ये लोग पुलिस वालों की नजरों से बचकर आधी रात को फरार हो गए। इसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट पर लिखा था कि ये लोग क्लिनिक में पहुंचे अपना इलाज करवाने के लिए। उसके बाद फार्मेसी से जाकर दवाइयाँ ली। इसके बाद चुराए हुए गहने को गांव के सुनार के पास बेच दी और पैसा लेकर भाग गए, जिसके कारण पुलिस वालों के पास 3 आई विटनेस भी हैं, जिन्होंने इन तीनों को भागते हुए देखा था, यानी क्लिनिक का डॉक्टर, फार्मेसी का मेडिसिन और गांव का सुनार। अब चंद्रू सोच में पड़ गया कि इन्हें जेल से भागने के बाद बचाया भी जाए तो कैसे। उसके बाद चंद्रू कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है, जिसका नाम होता है हावेस कॉर्पस। इस पिटीशन के तहत देश में जो भी पैदा हुआ है उसे हक है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। इसमें यह भी शामिल था कि पुलिस किसी को भी गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बना सकती। इस पिटीशन पर दोनों जज गौर फरमाते हैं और चंद्रू को आदेश देते हैं कि 3 दिन के अंदर इस केस से संबंधित सारे सस्पेक्ट और आई विटनेस बुलाना पड़ेगा, जिसके बाद शुरुआत होती है अगले दिन की। और चंद्रू जज के सामने दलीलें पेश करता है, जिसमें कि पहली दलील तो ये थी कि अगर वह तीनों जेल से भागकर सबसे पहले एक डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए गए, जो कि गांव के पूरब तरफ था, और इसके बाद वे लोग फार्मेसी से दवाई लेने गए, जो कि गांव के पश्चिम तरफ था, लेकिन गांव की पुलिस चौकी गांव के बीच में था। अब क्वेश्चन यह उठता है कि अगर कोई कैदी जेल तोड़कर पूरब साइड भागेगा तो फिर वह वापस पुलिस चौकी के सामने से होकर पश्चिम की साइड फार्मेसी से दवाइयाँ लेने क्यों जाएगा। यह सब बात सुनकर जज भी इस केस पर शक दिखाते हैं, जिससे कि यह केस चंद्रू की फेवर में आता हुआ दिखता है। यह सब देख पुलिस वाले अगले दिन जब संगनी बस स्टैंड पर बैठी होती है तो पुलिस अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और संगनी को पुलिस चौकी जाने के लिए कहते हैं। संगनी मना कर देती है। पुलिस वाला फिर उससे कहता है कि चल थाने अपनी केस को वापस ले ले। संगनी फिर मना कर देती है। यह सब देख पुलिस वाले उसकी बेटी को अपने जीप में लेकर भाग जाते हैं। संगनी वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसके लिए वहां फोन आता है, जो कि चंद्रू का होता है। संगनी चंद्रू को सारी बात बता देती है। चंद्रू कहता है तुम पुलिस चौकी पहुंचो। इधर चंद्रू हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट को सारी बातें बताता है कि कैसे पुलिस वाले और बाकी लोग संगनी को केस के संबंध में लेकर काफी परेशान कर रहे हैं। अभी मजिस्ट्रेट हेड कमिश्नर को फोन कर चेतावनी देता है और दोबारा ऐसी गलती न करने को कहता है।
पुलिस वाला संगनी को धमकाता है कि यदि तू अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो केस वापस ले ले। संगनी मना कर देती है और इस बात पर इंस्पेक्टर उसे एक चाटा भी मारता है। तभी थाने पर कॉल आता है और वह कॉल होता है हेड कमिश्नर का, जो कि इंस्पेक्टर को बहुत डांटता है और कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना तुम्हें नौकरी खोनी पड़ेगी। और साथ में यह भी कहता है कि संगनी को अपने जीप में बैठाकर वापस इज्जत के साथ घर छोड़ाओ। अब पुलिस वाले संगनी को गाड़ी में बैठने को कहते हैं, लेकिन संगनी मना कर देती है और पैदल ही सड़क की ओर चल देती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और कहते हैं कि प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। लेकिन संगनी बस में बैठकर अपने गांव आ जाती है और अभी भी पुलिस वाले संगनी को बैठने को कहते हैं, लेकिन संगनी गाड़ी में नहीं बैठती। यह सब देख सरपंच और बाकी गाँव के लोग दंग रह गए। उनका तो सोचना था कि क्या कोई नीचे जाति का गरीब अपने हक के लिए लड़ेगा, लेकिन संगनी की हिम्मत देख वे लोग हैरान थे। अब अगले दिन वह कोर्ट में फिर से जाते हैं और वहां उनके विरोध में एक बहुत ही मशहूर वकील होता है जिसका नाम राम मोहन था। उसने आज तक कोई केस नहीं हारा, अब वही यह केस देख रहा है। उसके कोर्ट में आने पर सभी खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं, पर चंद्रू अपने काम में व्यस्त रहता है और खड़ा नहीं होता। अब वह वकील वीरुतप्पन के ऑनर को बुलाता है, जहां पर राज कन्नू और उसके साथी पहले काम किया करते थे। वह बताता है कि राज कन्नू ने मुझे जेल से भागने के बाद टेलीफोन बूथ से फोन किया था और कहा कि इस वक्त हम जेल से भाग चुके हैं और हम गांव से बहुत दूर हैं, पुलिस हमें खोज रही है, सब ठीक होने के बाद हम वापस गांव लौट आएंगे। जिसके बाद पूरा केस फिर से अपोजिशन पार्टी की ओर एक ही झटके में हो जाता है, जिससे कि चंद्रू बहुत परेशान था और उनके फोन करने वाली घटना के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था। वह कोर्ट से कुछ दिन का मोहलत मांगता है। उसके बाद चंद्रू संगनी और टीचर पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई कि उन तीनों ने जेल से भागने के बाद टेलीफोन बूथ से फोन किया था। टीचर कहती है संगनी को मैंने ही मना किया था यह बात बताने से, क्योंकि वह तीनों तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, तो वह टेलीफोन बूथ से कॉल कैसे कर सकते हैं। और यह बात चंद्रू को समझ आ जाती है और इस बात की पूरी सच्चाई जानने के लिए चंद्रू उस फोन बूथ की डिटेल निकालता है और फोन बूथ के ऑनर तक पहुंच जाता है जहां से तीनों ने कॉल किया था। अब अगले दिन अदालत में चंद्रू उस फोन बूथ के ऑनर को पेश करता है। वह कहता है फोन बूथ से उस दिन 3 लोगों ने फोन किया था और वह नंबर वीरुतप्पन के ऑनर का ही था, लेकिन उनमें राज कन्नू नहीं था, बल्कि यह 3 पुलिस वाले थे जिन्होंने राज कन्नू के नाम से राइस मिल के ऑनर को फोन किया था। अब पुलिस वाला कटघरे में खड़ा होकर यह बताता है कि उस दिन मैंने ही राज कन्नू के नाम से कॉल किया था, क्योंकि मुझ पर ऊपर से प्रेशर था कि जिसने चोरी की वह चोर कहाँ है, और इसलिए मैंने उन तीनों को पकड़ लिया, लेकिन वह तीनों कहाँ भागे हैं मुझे नहीं पता। अब चंद्रू कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि इस केस के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि इसकी सच्चाई को छिपा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि मुझे एक स्पेशल टीम की जरूरत है जो इस केस की सच्चाई तक पहुंचे और ये पता लगाए कि वह तीनों कहाँ हैं। कोर्ट चंद्रू की बात मान लेती है और उसे डीआईजी ऑफिसर पेरुमल्ली स्वामी से मिलने को कहते हैं, जो चंद्रू की इस केस में मदद करेगा। यह बहुत ही ईमानदार अफसर थे। इनकी मुलाकात चंद्रू से पहले भी हो चुकी होती है। चंद्रू पेरुमल्ली स्वामी को संगनी की केस की फाइल देता है और कहता है कि इसे ध्यान से देखिएगा, यह एक गरीब बेगुनाह को इंसाफ दिलाने की बात है। अब यह ऑफिसर इस केस की तहकीकात करने लगता है और पास के गांव के पुलिस चौकी में उन्हें एक फोटो मिलती है और इस फोटो को देख टीचर रोने लगती है। यह फोटो राज कन्नू का होता है जो कि सड़क के किनारे मरा होता है। यह देख सबका दिमाग हिल जाता है और वह सोच में पड़ जाते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई और बाकी के 2 लोग कहाँ हैं। अब पेरुमल्ली स्वामी के तहकीकात के द्वारा यह पता चलता है कि बाकी के 2 लोग शहर के किसी जेल में हैं और वहां से उनको वह छुड़ा कर ले आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह वहां तक कैसे पहुंचे और राज कन्नू की मौत कैसे हुई। अब यह बात पता लगाने के लिए उसी गांव के एक डॉक्टर से वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाते हैं और यह पता चलता है कि मृत्यु बहुत ज्यादा मार खाने से भी हो सकती है और पसलियों पर जोर से लात मारने से पसलियां टूटकर दिल में घुस सकती हैं, जिससे कि उसकी मौत हो सकती है। लेकिन इस बात से यह पक्का नहीं होता कि उसकी मौत जेल में हुई। हो सकता है उसका जेल से भागते समय एक्सीडेंट हो गया हो। कोर्ट केस को अगले दिन का समय देता है। अब बारी आती है अगले सुबह की। कोर्ट में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और चंद्रू पेश करता है मूसा कुट्टी को, जो कि राज कन्नू के साथ ही जेल में था।
चंद्रू कहता है जेल में क्या हुआ था सब सच सच बताओ। अब मूसाकुटी बोलना स्टार्ट करता है कि कैसे उन लोगों को जेल में बेरहमी से पीटा जाता था और उनके ही सामने उनके बहन को भी पीटा जाता था। साथ में पुलिस वालों ने उनके ही सामने शराब पीकर उनके बहन को नंगा भी कर दिया था और उनके जख्मों पर मारने के बाद कुटू ही मिर्च घसते थे जिससे कि उनको बहुत दर्द होता था। और एक रात ऐसा ही राज कन्नू को बांधकर बाकी पुलिस वालों के साथ उसके मुंह से चोरी कबूल करवाने के लिए बहुत मारता है। उसके पैरों पर और उसके छाती पर बार बार लात मारता है जिससे कि राज कन्नू की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वह किसी तरह बैठकर एसआई से कहता है कि सर मैंने चोरी नहीं की। तभी एसआई गुस्से में आकर राज कन्नू की छाती में जोर से लात मारता है जिससे उसकी छाती की हड्डी टूटकर दिल में घुस जाती है और राज कन्नू के मुंह से खून निकलने लगता है जिससे कि राज कन्नू और वीराटप्पन दोनों बेहोश रहते हैं। और मूसाकुटी उनको उठाने की कोशिश करता है पर वह आंखें नहीं खोलते हैं। यह सब सुनकर अपोजिशन पार्टी का वकील कहता है साहब लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उसकी मौत जेल में हुई। तब चंद्रू कहता है कि मूसाकुटी की बात अभी खत्म नहीं हुई है और मूसाकुटी आगे की बात बताता है कि जब आधी रात तक भी वह अपने जगह से नहीं हिलते हैं और आंखें नहीं खोलते हैं तो मूसाकुटी थाने के कांस्टेबल को यह बताता है कि काफी देर से दोनों ने आंखें नहीं खोली। तब कांस्टेबल आकर उनको उठाता है लेकिन वह नहीं उठते हैं। फिर कांस्टेबल उन पर पानी छिड़क कर जगाता है फिर भी वह नहीं उठते हैं। यह देख कांस्टेबल भी घबरा जाता है और मूसाकुटी को दूसरे कमरे में बंद कर देता है और अपने साथी से बुकी हुई लाल मिर्च मंगवाता है। और वह बुकी हुई लाल मिर्च पहले राज कन्नू के जीजा वीराटप्पन की आंखों में डालता है जिससे कि उसे काफी दर्द होता है और वह उड़ जाता है। कांस्टेबल उसके आंखों में पानी मारकर उसे भी उसी कमरे में बंद कर देते हैं जिसमें मूसाकुटी बंद था। मूसाकुटी और वीराटप्पन को यह पता चलता है कि उन्होंने लाल मिर्च डाली सिर्फ जगाने के लिए और वह ऐसा राज कन्नू के साथ भी करेंगे। लेकिन जब कांस्टेबल राज कन्नू की आंखों में लाल मिर्च डालता है तो वह कोई मूवमेंट नहीं करता। कांस्टेबल दूसरी आंखों में भी लाल मिर्च डाल देता है लेकिन राज कन्नू नहीं उठता क्योंकि वह मर चुका था। राज कन्नू को मारा देख कांस्टेबल की हालत खराब हो जाती है। अब चंद्रू उस डीआईजी को कटघरे में खड़ा करता है जो कि केस में उसके साथ थे। डीआईजी बताते हैं कि स्टार्टिंग से उन्हें छानबीन करने के बाद यह पता चला कि जिस सरपंच के घर चोरी हुई थी वहां से 2 फिंगरप्रिंट मिले थे, एक चोर की और एक राज कन्नू की। चोर के बारे में पुलिस वालों को पहले ही पता था और उन्होंने चोर से गहने का पैसा आधा आधा कर लिया और राज कन्नू और उसके साथी को झूठे चोरी के अपराध में फंसा लिया। यही नहीं, जब पुलिस चौकी में राज कन्नू की मृत्यु हो गई तो उन तीनों को वैन में बैठाकर राज्य से बाहर ले जाया गया। मूसाकुटी और वीराटप्पन को दूसरे जेल में डाल दिया गया और राज कन्नू को बॉर्डर पर सड़क के किनारे फेंक दिया गया और जेल से भागने का झूठा केस बना दिया। यह सब सुनकर जज अपना फैसला सुनाते हैं। वह एसआई और कांस्टेबल को टोटल 7 लाख रुपए का हर्जाना और उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और साथ ही वह सरकार को गांव के बीचों बीच संगनी को 2 BHK का घर और 1200 स्क्वायर फीट जमीन देने का आदेश देती है और डीआईजी और चंद्रू के काम को सराहना देती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि चंद्रू के आगे गांव के लोग हाथ जोड़ते हैं क्योंकि अगर वह नहीं होता तो अब तक उन पर जुर्म अत्याचार होता रहता। यह फिल्म आप जरूर देखना, अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।